हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2023 का क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ जो आपके क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसकी जो आगे के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करें। तो बच्चों, आज आपका जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से, द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ खींचिए। यानी आपको क्या करना है, आपको जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना है तथा समझाइए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का नाभिकीय के स्थायित्व से क्या संबंध है। यानी बेसिकली आपसे ये कहा गया है कि जो बंधन ऊर्जा है, ठीक है, जो आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, उसका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से यानी नाभिकीय स्थायित्व से, यानी किसी भी एटम की जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, उसके साथ इसका जो है क्या संबंध है, यानी बंधन ऊर्जा का क्या संबंध। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाइए एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर एंड एक्सप्लेन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। यानी पहले आपको ग्राफ बनाना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, फिर आपको इनका जो रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन की स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, इसको हम डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आप जो है एक्स अक्ष में लेंगे मास नंबर यानी ए। क्यों लेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो मास नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही आपको मास नंबर देती है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। और यही न्यूक्लियॉन्स कहाँ पे होते हैं, आपका जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स अक्ष में मास नंबर लेंगे जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, यानी क्या लेंगे आप, यहाँ पे आप लेंगे न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, ये लेंगे और ये आपका किस में होगा, एमईवी में होगा। ठीक है, अब एक्स अक्ष में आपने क्या लिया, मास नंबर, तो लेंगे 0, 50, 100, 150, 200, 250। वही वाई एक्सिस में या वाई अक्ष में 0, 2, 3, 6, 8, 10 इस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो प्रॉपर रीडिंग से बने। ठीक है, आपको प्रॉपर रीडिंग लेनी है। ठीक है, प्रॉपर रीडिंग के अनुसार ही आपको इस ग्राफ को नोट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 क्या है, मास नंबर, मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। इससे पहले, ठीक है, तो इससे कम 50 से कम जो आपके पदार्थ है, एलिमेंट्स है, जिनका 50 से कम मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, वो आप लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूट्रियम ट्राइटियम हो गया आपका। ठीक है, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, तो इन सब का क्या है, मास नंबर 50 से नीचे है, तो आप इनको इससे पहले ही बनाए। ठीक है, अब इसमें भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस तरीके से प्रॉपरली इसे ड्रॉ करना, पूरा इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाए। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग एलिमेंट्स के यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों को नोट करें। क्या नोट करेंगे, यहाँ पे जिन एटम्स की, एलिमेंट की है, जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पीक में आ रही है यानी ऊपर आ रही है, वो ज्यादा स्टेबल। जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम आपका हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हीलियम
हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो गया, जैसे आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये बाकी एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल। तो जो आपके पीक में आपको यहाँ पे दिखाई दे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके ज्यादा स्टेबल या ज्यादा स्थायित्व वाले एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम चलते हैं आयरन की, ठीक है, फेरस यानी आयरन यानी लोहा जिसे आप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में सबसे ऊपर आपको फेरस दिख रहा है, यानी जो फेरस है ये आपका क्या है, एक स्टेबल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट, यानी स्थायित्व या स्थाई, जिसे आप कहते हैं स्थाई एलिमेंट, ठीक है। तो फेरस आपका स्थाई एलिमेंट है। ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन, हीलियम की बात करें, तो ये इसके जो आसपास जितने एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा ये स्टेबल है, स्थाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आप स्टेबिलिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें यूरेनियम या वो एलिमेंट जो आपको लास्ट में दिखाई, तो ये एलिमेंट कैसे है, हैवी एलिमेंट, कैसे है, हैवी एलिमेंट। अब आप ये जानते हैं कि जब भी कोई हैवी एलिमेंट जो है उसको अगर हम जो है तोड़े, ठीक है, टूटेगा, वो टूटने के बाद आपको क्या मिलेंगे, इससे हल्के एलिमेंट मिलेंगे, इससे हल्के एलिमेंट मिलेंगे और इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ के स्टार्टिंग की बात करें, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो ये एलिमेंट कैसे है, लाइट या हल्के एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, लाइट या हल्के एलिमेंट है। अब क्या होता है, ये जो एलिमेंट है ये आपस में मिलके जुड़ते हैं और क्या देते हैं आपको, हैवी एलिमेंट देते हैं, जैसे हीलियम, ठीक है। तो वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके माध्यम से जो आपके हैवी एलिमेंट है जैसे यूरेनियम है वो टूटता है, एनर्जी रिलीज करता है और हल्के, अपने से हल्के एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी तरीके से हमें क्या पता है, जो आपके हल्के एलिमेंट है, लाइट एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो, ठीक है, ये आपस में मिलते हैं, हल्के एलिमेंट मिलते हैं, मिलने के बाद क्या करते हैं, एक हैवी एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे आप कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या कहते हैं आप इसे कहते हैं आप नाभिकीय संलयन, और वो आपका हो गया नाभिकीय विघटन। क्या होता है, आपके जो ये हैवी एलिमेंट है ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये टूट के आपके जो है थोड़ा स्टेबल एलिमेंट बनते हैं। उसी तरीके से जो आपके हल्के एलिमेंट है ये मिलके, ये भी स्टेबल नहीं है, मिलके जो है एक ज्यादा स्टेबल एलिमेंट बनाते हैं। तो स्टेबिलिटी किस तरीके से बन रही है ये हमने देखा। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपके स्टेबल होते हैं, ग्राफ से हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमने। अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से दें। सबसे पहले आप इस ग्राफ को बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको क्या करना है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, उसके बाद आप थ्योरी लिखिए, ठीक है। तो थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द टू कंडीशन दैट कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ न्यूक्लियर, यानी निम्न जो है, जो आपको नीचे दिए गए हैं वो कुछ कंक्लूजन, दो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं और इनके माध्यम से हम क्या बता सकते हैं, जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, नाभिकीय बल जो है उसके बारे में हम बता सकते हैं। पहला है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ few MeV पर न्यूक्लियन, यानी जो बल है, जो फोर्स है वो कैसा होगा, न्यूक्लियर फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो, यानी आकर्षण वाला, और स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और जो इसके कारण जो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो बंधन ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कुछ MeV की होगी, कुछ MeV पर न्यूक्लियन या प्रति न्यूक्लियन की। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्सेस की,
तो हम एक बात न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो बल है ये कुछ रेंज तक ही लगता है, बहुत दूर तक ये बल नहीं लगता। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस से बेहद दूर चल जाएं तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है, वो इतनी दूर पे नहीं लगता। ये कहाँ पे लगता है? ये आसपास ही लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, आकर्षक भी होता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो कुछ एमईवी पर न्यूक्लियन या प्रति न्यूक्लियन होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, द कंटेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द कंटेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ 38 to 170। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? वो उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिनका मास नंबर, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170, ठीक है, 30 से 170 है, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेटली यहां तक की रेंज के एलिमेंट की वो बात, इस रेंज के एलिमेंट की वो बात, ठीक है, is a consequence of the fact that the nuclear force are short range force। अब क्या कहा गया है कि वो एलिमेंट, वो पदार्थ, वो एलिमेंट जिनकी रेंज 30 से 170 के बीच में है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में है, वो किसके कारण होते हैं? उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है, क्योंकि क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स। जैसे अभी मैंने बताया कि कम एरिया तक या कम रेंज तक वो लगता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये कुछ आपकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उनके कारण आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे आपका यूरेनियम है, वो एनर्जी देने क्या करता है? वो टूटता है। कुछ आप जो है इसमें न्यूक्लियॉन्स डालते हैं, वो क्या करता है? टूटता है। टूट के क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी क्या होती है? आपकी बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी को, बंधन ऊर्जा को वो उत्सर्जित। तो a heavy nucleus A equals to 240 has lower binding energy per nucleon as compared to nucleus with 120। अब जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि जो आपके जैसे कि आपके जो हैवियर एलिमेंट वो स्टेबल नहीं होते, किसके कंपैरिजन में? जो आपके मिडिल एलिमेंट, जो बीच में आपके एलिमेंट थे। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि वो हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, जो आपके हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे जिनका द्रव्यमान 240 है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इनकी जो बंधन ऊर्जा है, वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है, कम होती है 120 द्रव्यमान संख्या वाले आपके जो पदार्थ है उनसे। Thus, if the heavier nucleus breaks to the lighter nucleus with a high binding energy per nucleon, nucleons are tightly। तो इस समय क्या होता है? जब ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये टूटते हैं, तो क्या करते हैं? ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपके जो दूसरे हल्के एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है। Thus, this implies that energy will be released in the process which justifies that the energy released in fission reaction। अब यहाँ पे क्या होता है? जब ये प्रक्रिया होती है, फिजन की या विखंडन की प्रक्रिया जब होती है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? आपकी एनर्जी रिलीज, ठीक है, जो आपका हैवी न्यूक्लियस है वो टूट के वो हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रक्रिया में जो है एनर्जी या ऊर्जा रिलीज, ठीक है, क्योंकि आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है वही आपकी यहाँ पे रिलीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की। When two lighter nuclei less than 10 are combined to a heavier nuclei, the binding energy of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of lighter nuclei। अब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट, ऐसे पदार्थ जिनका A या मास नंबर या द्रव्यमान संख्या 10 से कम होती है, तो ये क्या करते हैं? ये कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, और क्या करते हैं? ये जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? ये हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है,
और जो जिस न्यूक्लियस को ये बनाते हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो है एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन की या संलयन की जो प्रक्रिया है इसमें भी एनर्जी या ऊर्जा रिलीज। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की, जिससे क्या होता है, जो आपके लेस स्टेबल जो आपके पार्टिकल्स है या जो पदार्थ है वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है। The basic nuclear process of neutron undergoing beta decay is given। अब यहाँ पे आपका जो है बीटा डिके का जो है न्यूक्लियर प्रोसेस है, क्या है, एन पी प्लस ई प्लस, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल। अब अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये क्या है, मासलेस है, यानी इनका कोई भी मास नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, neutrinos interacts very weakly with matter that it becomes very difficult to detect. That's why the detection of neutron is found to be very difficult। अब क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, मासलेस और चार्जलेस है। ठीक है, और ये जो है मैटर के साथ, पदार्थ के साथ बहुत ही वीकली, बिल्कुल हल्के से ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इनका डिटेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। बाकी आपका यहाँ तक ये आपको जो है नोट कर, आप इसे नोट करेंगे। विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच खींचे ग्राफ से प्राप्त वक्र बंधन ऊर्जा वक्र कहलाते हैं। यानी वह वक्र या वह कर्व जो आप न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में बनाते हैं उसे हम बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। इस वक्र से निम्नलिखित परिमाण प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या परिमाण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक तत्व के नाभिकीय की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। इसका अर्थ यह है, नाभिक अपने अवयव प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के सापेक्ष अधिक स्थायी होते हैं। तो क्या कहा गया है कि जो बंधन ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो आपका न्यूक्लियस है यानी नाभिकीय है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज्यादा स्थायी हो। 56 द्रव्यमान या 56 द्रव्यमान संख्या तथा उसके निकट द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकियों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम 8.8 MeV प्रति न्यूक्लियन है, अतः ये नाभिक सबसे अधिक स्थायी होते हैं। यानी वह द्रव्यमान संख्या जिनकी 56, ठीक है 56 यानी 56, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ में भी बात करी थी कि जो आपका यहाँ पे फेरस है या लोहा है, आयरन है, वो आपको सबसे हाइट में दिख रहा है, यानी ये सबसे स्टेबल एलिमेंट, सबसे स्थायी जो है ये एलिमेंट है। तो इसके आसपास के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, इनका जो स्थायित्व होता है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, और इनकी जो अधिकतम बंधन ऊर्जा होती है वो 8.8 MeV होती है। 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है, अतः ये नाभिक कम स्थायी हैं। जैसे यूरेनियम नाभिक A बराबर 238 के लिए इसका मान केवल 7.6 MeV प्रति न्यूक्लियन। अब जैसे हमने ग्राफ में बात की थी कि जो हैवियर न्यूक्लियस, ये हैवियर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल नहीं होते, यानी इससे ज्यादा वाले ये, यानी इनकी जो बंधन ऊर्जा है वो कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। और जबकि सबसे ज्यादा किसकी होती है, फेरस। ठीक है, तो ये क्या है आपके लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ये फ्यूजन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता है और ये स्टेबल एलिमेंट बनते हैं। चौथा है 56 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है तथा 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए यह बहुत तेजी से कम होती है। जैसे भारी हाइड्रोजन के लिए इसका मान 1 MeV प्रति न्यूक्लियन। अब इसी तरीके से क्या बोला गया है कि जो 56 से कम द्रव्यमान संख्या वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके नाभिक होते हैं, इनकी भी बंधन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसकी क्या होती है, 1 MeV होती है। तो ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या बनते हैं, फिर
स्टेबल एलिमेंट बनते हैं। किसके माध्यम से? आपके नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के। फिफ्थ है 4, 12, 16 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन अपने समीप के नाभिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। जैसे हमने ग्राफ में बात की थी, क्या कहा था कि जो आपके पीक्स बना रहे ग्राफ में, जो पीक्स है वो क्या दर्शाते हैं? स्टेबल एलिमेंट को दर्शाते हैं। जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, यही कहा गया है कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन अपने आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा स्थायी हो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट है। अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होता है। यानी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हमें जो हीलियम का की क्वांटिटी प्राप्त हुई वो 0.99 थी। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी क्या कहा गया है कि अगर आपका जो जनित्र है, जनरेटर है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 5% है, तो आपको एनर्जी निकालनी है कि एनर्जी कितनी है, यानी इस प्रक्रिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस वो कितनी हो। क्योंकि आप ये जानते हैं जब भी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे आपको ऊर्जा निकाल 0.993 gram helium is produced by 1 gram hydrogen in nuclear fusion. If the efficiency of generator is 5%, then calculate the energy produced. तो यहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन के मास को यानी इसके द्रव्यमान को हम m1 ले लेते हैं। कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हुई, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई, इसके कारण हमें हीलियम प्राप्त हुआ। हीलियम की का जो द्रव्यमान है उसे m2 मान लेते हैं। तो कितना हुआ, 0.993 ग्राम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने पदार्थ लिया उसका द्रव्यमान अधिक था जो हमें पदार्थ मिला उस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उसको कंबाइन करके जब आपका कोई पदार्थ बनता है, या अगर हम उसके मास की बात करें और जो आपको मिला रिजल्टेंट जो मिला है उसकी अगर हम बात करें, उसके द्रव्यमान की बात करें, तो दोनों में क्या आता है, अंतर आता है, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप द्रव्यमान क्षति यानी डेल एम की वैल्यू निकालेंगे। तो आपका जो द्रव्यमान क्षति है जिसे आप क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट, m1 आया 1 ग्राम, m2 कितना था आपका 0.993 दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने निकाला मास डिफेक्ट। क्योंकि जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं उनका जो द्रव्यमान है और जो आपको जो नया न्यूक्लियस मिला है उसका जो द्रव्यमान है, दोनों क्या है, दोनों में बदलाव है, चेंजेस है, अलग अलग है। क्या आती है, थोड़ा सा कमी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षय से आप डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बराबर होगा m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 0.993। आंसर आएगा आपका कितना आया, 0.007। या आप कह सकते हैं 7 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आ गया द्रव्यमान क्षय। ठीक है, तो पहले आप मास डिफेक्ट या डेल एम की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी निकालनी है। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो यहाँ पे ऊर्जा
तो यहाँ पे हम मास एनर्जी रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, जिसे आप आइंस्टाइन का रिलेशन कहते हैं, क्योंकि क्या है आपका E बराबर mc स्क्वायर। m यहाँ पे हम डेल m लेंगे, ठीक है, डेल m की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 10⁻³ c का मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 7 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 60, ठीक है, सॉल्व करेंगे 63 इंटू 10⁻16 -3, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 केजी, ठीक है, तो यहाँ पे आप केजी में लेंगे इसे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये ग्राम में था, इसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो यहाँ -6, ठीक है, तो ये आपका ऐसे आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 63 इंटू, अब अगर आप 6.3 लेंगे तो इंटू 10⁻11 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आपकी जो एनर्जी आई है वो 6.3 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है। तो आपको मास जो है किलोग्राम में लेना है, यहाँ पे ग्राम में था तो हम केजी में लेंगे, स्टैंडर्ड लेते हैं, एसआई यूनिट जो होती है आपकी वो लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए माइनस, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है ये आपका इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से है, लेंस निर्मात्री सूत्र के लिए निम्न व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जहां संकेतों के प्रचलित अर्थ है। डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यानी आपको यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला दिया गया है और इस फॉर्मूला को आपको डिराइव करना, तो ये आपका डायरेक्ट जो है टेक्स्ट का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिर्फ डेरिवेशन करना। तो आप देख सकते हैं कि आपके न्यूमेरिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है और साथ में डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेरिवेशन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंस मेकर फॉर्मूला ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला ले रहे हैं, बना जो है हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिया है आपका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है। मान लीजिए कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हम C1 और C2 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाइफोकल है, और यहाँ पर O पर हमारी जो है वस्तु रखी, ठीक है, वस्तु रखी गई। अब इस वस्तु से क्या आ रही है, किरणें आ रही हैं। किरणें पहले जो है लेंस की एक सतह पर पड़ेगी, ठीक है, इस सतह पर पड़ेगी, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से फिर अंदर आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन होगा, फिर ये दूसरी सतह पर पड़ेगी, ठीक, दूसरी सतह पर पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो किरण है वो O से निकली, ठीक है, O ऑब्जेक्ट से जो है निकली और कहाँ जा रही है, लेंस के पहली सतह पर, तो कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, एयर में, वायु में। फिर क्या हुआ, वो कांच में गई, लेंस जो है कांच का बना है, तो उसमें इसने ट्रेवल किया, एयर से आपके कांच में करा, फिर क्या हुआ, फिर वो दूसरी सतह से टकराई, दूसरी मीडिया जो आपकी बाउंड्री है उससे टकराई। अब यहाँ पे जो आपकी किरण है वो कांच से वायु की ओर जाए, ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहाँ से टकराएगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के कारण एक इमेज बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, हम इसे I1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनी। अब ये जो इमेज है I1, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये फिर से जो है ये जो दूसरी सतह है इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य, ठीक है, यानी यहाँ से किरणें यहाँ पे जाए, तो क्या होगा, इस सतह पे टकराएगी, तो ये भी फिर इमेज बनाएगा, ठीक है, तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो हम मान लेते हैं यहाँ पे बन रही, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दूरी है, ठीक है, O है, इसे आप XY ले लीजिए, ठीक है, इसे आप P1, इस सतह को P2, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ठीक है, इसे हम O डैश ले,
तो ये जो ऑब्जेक्ट की दूरी है यानी ओ की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इसे हम यू ले लेते हैं, ये आपका यू है। इसी तरीके से जो है ओ और I1 की दूरी को हम V1 ले लेते हैं, और जो O और I की जो दूरी है इसे हम V ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। फिर इसका आप क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेशन जो है करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। आपको इसे अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, आपको इसके डेरिवेशन को होमवर्क से करना है, ठीक है। होमवर्क से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका 2022 का प्रश्न पत्र है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, उसके जो MCQ के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी आपकी थ्योरी थी, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। आपने ये देखा होगा कि जो आपका बाइंडिंग एनर्जी का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ग्राफ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार को आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।